आज एक यूनिवर्सल समस्या पूरे वर्ल्ड में है और पॉपुलेशन बढ़ने से एक जो सरकार के ऊपर प्रेशर होता है तो इसका विदेशों में भी असर होता है। वेलफेयर स्कीम जो चलाती हैं सरकार, उस पर दबाव होने से इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो अपने प्रॉमिस से बदलती है। और ये हमें कनाडा, अमेरिका वहाँ पे भी देखने को मिलता है। हेल्थ स्कीम जो चलाती है उससे भी डिनाइल मोड में आ जाती है या स्किप करने का एक बहाना खोजती है। लेकिन हमारे देश की बात करेंगे कि हमारे देश में भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जहाँ इक्वलिटी की बात की जाती है, कानून बनाए जाते हैं, लेकिन वायलेशन करने वाले हमारे नेता लोग ही होते हैं। उस पर से हम आज बात करेंगे। एक पेंशन स्कीम है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप ज़रूर अपने मन में, हर भारतवासी को ये सोचना चाहिए कि जो 30 साल 40 साल अपनी जवानी और पूरा बुढ़ापे तक जो नौकरी करता है वो पेंशन नहीं पाता है, और एक नेता जो एक दिन यदि के लिए विधायक बन जाता है तो वो पूरी पेंशन का हकदार हो जाता है। न केवल वो, उसके जाने के बाद, उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली भी 50% पेंशन की हकदार होती है। न केवल पेंशन, घर, कार, गाड़ी, सब चीज़ों का वो हकदार होती है। ये एक क्वेश्चन है आपसे, आप अपने आप से ज़रूर पूछें और धीरे धीरे तैयार हो जाएं, अपने अधिकारों को मांगने के लिए तैयार हो जाएं। ज़रूर सोचें, क्योंकि ये अन्याय बहुत दिन तक नहीं चल सकता। क्यों हमारे सरकार को बार बार डंडे लगाने पड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या एक आम आदमी को कोर्ट में जाना पड़ता है? हम डेमोक्रेसी की तो बात करते हैं, लेकिन फॉलो क्यों नहीं करते हैं इक्वलिटी, समानता का? हर चीज़ के लूप होल में नेता लोग होते हैं, पार्टी होती है। और जब होता है कोई बात जहाँ उनके हित की होती है तो फिर सारे डिफरेंसेस ख़त्म हो जाते हैं। फिर भाड़ में जाए देश, वो उनके जो नियम कानून उनके हिसाब से बनाने होते हैं वो बनाते हैं। और यही मुद्दा है आज का पेंशन स्कीम का। इसके पेंशन स्कीम के विषय में आपसे बताऊंगी कि कर्मचारी को क्यों पेंशन नहीं मिलता है। जब ओल्ड एज आ जाती है, उसके हाथ पैर में प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे उसको त्याग देते हैं, उस समय वो अपना जीवन यापन कैसे करे, एक क्वेश्चन मार्क जरूर उठता है। और यदि है, ठीक है, यदि देश के ऊपर भार है तो, यदि हमारे ऊपर भार है तो उनके ऊपर, उनके कर्मों से भी देश के ऊपर भार है। ये बात जरूर सोचना चाहिए। पहले होता कर्मचारी ओल्ड ओपीएस पेंशन, ओल्ड एज कर्मचारी की पेंशन जो होती थी, उसमें एम्प्लाई जो सरकारी विभाग ही ज़्यादा होते थे तो 50% एम्प्लाई मिलाता था, 50% गवर्नमेंट मिलाती थी। और उससे जो एक फंड, वेलफेयर फंड बनता था, उससे उनको बाद में पेंशन मिल जाती थी। उसको 1 जनवरी 2004 से इसको जो उसके बाद जो कर्मचारी बंद हुए हैं उनको भर्ती कर दिया गया है। और ये कहा गया कि आप बाजार आधारित एक एनपीएस पेंशन स्कीम हम नए ला रहे हैं, उसमें ले लीजिए। अब एनपीएस क्या होता है? बाजार आधारित मतलब म्यूचुअल फंड और ये जो होते हैं, शेयर मार्केट होता है, उससे लिंक्ड होता है। गवर्नमेंट जो पैसा होती है, हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है, उसको उसमें लगा देती है, शेयर मार्केट में लगा देते हैं। और शेयर मार्केट का तो हाल आप देख रहे हैं कि कभी अप कभी डाउन होता रहता है। जैसे अभी आप देखिए, वार की सिचुएशन में पूरा धराशायी हुआ है। मान लो कोई आदमी आज रिटायर हो रहा है इस धराशायी मार्केट के समय में, तो उसका तो सारा फंड जो उसने जमा किया था वो वाइप हो गया। अब उसको बताइए, उस डेट पे जो रिटायर हुआ है वो पेंशन कैसे पाएगा, कितनी पेंशन पाएगा, एक क्वेश्चन होता है। तो ये बाजार आधारित जो पेंशन है, एक उनके लिए दुखदायी स्कीम बन गई है। तो इसका विरोध हो रहा है बार बार। पेंशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, पेंशन वाले, वो इसका क्वेश्चन उठाते हैं, गवर्नमेंट के सामने बात रखते हैं, स्टेट में भी रखते हैं। दूसरा एक चालाकी और देखिए, जब अपोजिशन में होते हैं, गवर्नमेंट वो भी होते हैं, तो इसके लोग लुभावन वादे करते हैं लोगों से कि हम आएंगे तो हमको ओपीएस ले आएंगे, और इस तरह से वो करते रहते हैं। ये कर्नाटक में भी हुआ, पंजाब में भी हुआ। उन्हें मालूम है इसको पूरा करने के लिए फंड नहीं होगा। कारण इसका ये होता है कि सपोज कर लो 4 करोड़ का, $4 करोड़ का या 4 मिलियन का मान लो हमारा बजट बनता है, तो उसमें खर्च होता है करीब करीब 5 मिलियन के करीब एक्स्ट्रा खर्च होता है। क्यों?
क्योंकि जो आज से 30-40 साल पहले जो भर्ती हुए थे उस समय जो पॉपुलेशन थी, तो सपोज कर लो 1 लाख लोग रिटायर हो रहे थे, तो आज जो पॉपुलेशन और डिपार्टमेंट बढ़ जाने के कारण हो गए हैं, समझो 10 लाख लोग रिटायर हो रहे हैं मान लो इस साल, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर ये एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, तो वो एक उनके लिए दुखदाई हो जाता है। और फिर डीए और ये लगा के जो और भी जो बढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि एनपीएस स्कीम ले आओ। अब सवाल ये उठता है कि ये एनपीएस जो वो न्यू स्कीम जो है वो नेता लोगों पे क्यों लागू होने लगी। उसका कारण ये है कि 2004 के बाद नेता तो एक दिन का भी बन जाता है, 5 साल का भी बन जाता है, फिर 5 का बन गया, विधायक बन गया, फिर सांसद बन गया, फिर राज्यपाल बन गया, फिर राष्ट्रपति बन गया, तो वो सारी पेंशन पाता है सारे के 5-5 साल के हिसाब से। और यदि वो 50 घंटे के लिए भी जेल गया होगा तो भी वो पेंशन पाता है। एक एम्प्लॉई यदि गवर्नमेंट सर्वेंट यदि किसी कारण से उसकी इंक्वायरी हो गई है, कुछ हो गया है, तो उसके सारे पर्क्स रोक दिए जाते हैं, लेकिन नेताजी का कोई बाल बांका नहीं होता है और वो बराबर इसकी पेंशन सीएम पीएम सभी लोग होते हैं। केस चलता रहता है और बड़ी शान से आप कहते हुए पाए जाएंगे कि नहीं हमने कुछ नहीं किया है। और यहाँ वो गवर्नमेंट के विपक्ष में या उन्हें ज़बरदस्ती हमको बदनाम करने के लिए केस लगाया है, केस चल रहा है, होगा केस होगा 50 साल होगा, तब तक तो वो दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ का एक लचर हिसाब है। इसीलिए इन जो नई पेंशन स्कीम को लागू किया है, क्योंकि उनको बहुत शॉर्ट टाइम में एक सिक्योर सुरक्षित और बढ़ता हुआ अर्निंग का एक सोर्स मिल जाता है। ये तो लीगल सोर्स है और इलीगल क्या क्या करते हैं ये सब आप जानते हैं। उनका इसका कारण है कि उनकी जो 35 साल का तो वो इंतजार नहीं कर सकते। 35 साल की एक जो कर्मचारी होता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, 35 साल 40 साल जॉब करता है, तब वो अपना जो फंड इकट्ठा करता है उससे पेंशन पाएगा। इनका ये शॉर्टकट है। दूसरा, इनको एक डर और होता है, न्यायिक हस्तक्षेप का डर होता है, क्योंकि हाई कोर्ट वगैरह असमानता के कारण इनके ऊपर क्वेश्चन उठाने लगते हैं कि पूरे सेवा ना देने वाले क्यों वंचित हैं। रिसेंटली अभी हिमाचल में एक केस हुआ है जिसमें अपोजिशन में थे, तो इन्होंने वादा किया था और अभी उस स्कीम को लागू कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट कंगाल है, उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए और हाथ खड़े कर दिए हैं। इसी तरह के राजस्थान में भी गहलोत गवर्नमेंट ने भी वादा किया था और बिहार में भी किया था। गवर्नमेंट ने अपोजिशन भी कर रही थी इस तरह के वादे, हम ये पैसे देंगे, ये फ्री भी देंगे और ये पेंशन देंगे, लेकिन वो अभी सत्ता में नहीं आए हैं, इसलिए चल रहा है। एक एग्जाम्पल बताया, ये सुविधा का ये व्यवस्था होती है। दूसरा, सरकारी जो स्कीम होती है कंट्रीब्यूटरी होती है। हम एक एम्प्लॉय होता है, अपनी यदि 100 रुपये तनख्वाह पा रहा है तो 10 रुपये 20 रुपये उसकी पूरी 35 साल 40 साल कटेंगे और उतना सरकार मिलाएगी, तब उसको पेंशन मिलेगा। इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ये आज आए नेता बने, खुदा न खास्ता गवर्नमेंट बन गई एक दिन बाद, तो ये विधायक के हकदार हो गए। ये एक कंट्रीब्यूटरी एनपीएस पेंशन में ये आ जाते हैं इस तरह से। अब ये 4 लाख करोड़ का बजट है सरकार का बना था इस साल का, लेकिन 5 लाख करोड़ का खर्च बढ़ गया है इसमें। इसका कारण है सरकारी खर्च में बढ़ोतरी हो जाती है, एक ये कहना था। अब ये आप इसको कैसे ये कर लेते होंगे। आप ये कहेंगे 1956 में ये नियम बनाया गया था, जब संविधान बना था तब पॉपुलेशन बहुत कम थी, तब उतना सोचा नहीं होगा, तब बना था। और 1956 में एक और जो नियम सुविधा वगैरह को जो बढ़ाने के लिए, जो चिकित्सा पेंशन, इसके लिए फिर से 57 में एक और ऐड करके इनने बना लिया है, उससे ये इसका पेंशन पाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ले कैसे लेते हैं। इसके लिए एक मत होता है, इसको प्रिविलेज
प्रिविलेज राज कहलाता है। ये प्रिविलेज राज मतलब उसके लिए ये स्वयं नियम बनाते हैं, इसके लिए कोई संसद वंसद में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक साथ सहमति बनाते हैं और हाथ उठा के और सहमति से, क्योंकि सबको मलाई खानी है इसीलिए ये करते हैं। तो ये प्रिविलेज राज कहलाता है और प्रिविलेज पेंशन कहलाती है। इसीलिए ये अपने बड़े आराम से अपने सारे पर्क्स जो भी बढ़ाना होता है वो बढ़ा लेते हैं। इसमें एक और चीज़ होती है, इनको सुविधा भी मिलती है, घर मिलते हैं, डॉक्टर की फैसिलिटी मिलेगी, पास मिलते हैं आने जाने के, सारी चीज़ें होती है। इससे इनका सुरक्षित और आरामदायक जीवन चलाने का वो व्यवस्था करके रखते हैं। तो अब ये मामला कैसे उठा है ये आपको मैं बताती हूँ। राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति धनखड़ थे हमारे, वो रिटायर हो गए थे, आपने देखा होगा अभी साल भर पहले। और 8-15 दिन तक बहुत मीडिया बहुत रहा कि ये अन्याय हो गया, वो अन्याय हो गया। उसके बाद में जो उन्होंने एक नोटिस लगाया अपनी पेंशन के लिए, वो पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उसके बाद में वो आए थे, विधायक बने थे। विधायक कहाँ से बने थे वो? राजस्थान से विधायक बने थे, किशनगढ़ से। 1993 में वो विधायक बने थे वहाँ से। तो कांग्रेस पार्टी में थे। बाद में वो आ गए बीजेपी में आ गए। तो बीजेपी में आ गए हैं तो फिर वो इसमें भी वो सांसद बन गए। तो सांसद की पेंशन मिलती है। उसके बाद वो राज्यपाल बन गए। आपने कहा बंगाल के राज्यपाल थे, फिर वहाँ से आके वो बन जाते हैं उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। और वहाँ से मतभेद होने के कारण जो भी रहा होगा उससे वो अलग हो गए। तो अब उनके पास इस समय सेक्रेटरी मिलते हैं, उनको असिस्टेंट मिलते हैं, 4 उनको असिस्टेंट मिलते हैं। और 89 से 91 में चूँकि सांसद थे वो, तो उसका पेंशन संसद सदस्य की पेंशन मिलती है उनको। उन्होंने अभी विधायक की पेंशन का जो लगाया है वो लगाया है। चिकित्सा यात्रा सुविधा मिलती है, दिल्ली में घर मिलता है। और इस तरह से उनका इस वजह से मीडिया के लाइमलाइट में आ गया। तो PIL आई कि एक सांसद, एक विधायक जो मल्टीपल पेंशन लेता है, सपोज कर लो कोई मिलिट्री से रिटायर होने वाला आदमी है या किसी बैंक से या कहीं से आता है, उसकी पेंशन पाता है, देन वो विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, मंत्री बन जाता है, फिर PM बन जाता है, तो इन सब की पेंशन पाता है। और एक आदमी जो 35 साल 40 साल नौकरी करता है उसको बाय बाय हो जाती है। यहाँ तक कि बाय बाय के बाद भी मैंने खुद देखा है कि उसको अपने फंड जो निकालने के लिए साल 2 साल घूमना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है बाबुओं को। ये हमारे यहाँ का हाल है। उसका अपना पैसा भी, वो जो दाल रोटी खाने के लिए उम्मीद लगाया था, वो भी नहीं मिलता है। ये एक सोचने वाली बात है। तो ये झुंझुनू से सांसद बन गए थे, तो इनको 45,000 रुपये उसकी पेंशन मिलती है। और मृत्यु होने पर उसकी आधी पेंशन इनके परिवार को मिलती है। और प्रेसिडेंट रहे हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट, तो उसकी भी पेंशन मिलती है। अच्छा, एक और होता है 2019 में वो गवर्नर बने थे, तो उसकी 25,000 रुपये उसकी पेंशन पाते हैं। तो ये एक मुद्दा ज़रूर है। तो इसमें PIL लगी है और अभी देखिए क्या होता है। और होना चाहिए, समानता अधिकार होना चाहिए। लोक प्रहरी नाम का एक जो संसद के इसकी एक संस्था है जो इस तरह के पेंशन वगैरह की जो उसमें लगाया हुआ है, तो वो चल रहा है। इसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं ये लोग, इसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। प्रहरी संगठन ने जो PIL लगाई है उससे ये चल रहा है। अब डिफेंस में भी देखा होगा, डिफेंस का हमारी प्रॉब्लम बहुत सारी है। डिफेंस का 2026 में देखेंगे 15.67% का खर्च बढ़ गया है। खर्च बढ़ाई है गवर्नमेंट ने। और 7.85 लाख करोड़ रुपए का बजट गवर्नमेंट ने
अलॉट किया है और R&D पे 29,000 करोड़ का बजट दिया हुआ है, जिससे वो हथियार खरीदेंगे। ये बहुत छोटा अमाउंट है। आज हम वर्ल्ड में जिस तरह की सिचुएशन देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक चिंतनीय विषय है कि इतना कम बजट है, क्योंकि सारा जो पैसा होता है 85% जो बजट अलॉट होता है डिफेंस के लिए, वो पेंशन और इसमें चला जाता है। तो और इसीलिए अभी एक नई स्कीम अग्निवीर शुरू की गई है कि हम यंग पॉपुलेशन और टेक्निकल बच्चों को जॉब में लेंगे और रोटेट करेंगे। उसके बाद में वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगी, उनको लमसम अमाउंट दिया जाएगा और फिटनेस भी होती है यंग लड़कों में, एक उम्मीद भी होती है। तो ये एक सही मूव कहा जा सकता है, क्योंकि आज टेक्निकल लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है कि ना कि कोई 70 साल तक किसी पोस्ट पे बैठा रहे, उसकी ज़रूरत है। बस सवाल ये आता है कि आप इनको यदि पेंशन देने में आपको तकलीफ है, तो इन नेताओं को जो फंड खर्च होता है उसमें तकलीफ क्यों नहीं है? ये आप सबको पूछना चाहिए सरकार से कि इनको देने में तकलीफ क्यों नहीं है, यदि दूसरे लोगों को देने में तकलीफ है। ये मेरा आज का मुद्दा था, इसलिए मैंने आपको ये आज बताया। तो आप ज़रूर विचार करें और पेंशन का मुद्दा बराबर सोचना चाहिए। नहीं है तो किसी को ना दें, एक समान, एक हम कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा करते हैं, समानता का अधिकार है सबको, सबको काम करना चाहिए, सबको खाना देना चाहिए, फ्री भी बंद होनी चाहिए, डेवलपमेंट पर खर्च होने चाहिए, सबको हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सबको ओल्ड एज में मिनिमम जो दवाई के खर्चे के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर रिक्रूट करें और व्यवस्था बनाएं और सबको सुविधा दें, तो कोई फ्री भी को ज़रूरत नहीं होगी। ये लोकतंत्र को चलाने के लिए ज़रूरी है। असंतोषपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसलिए आज मैंने आपसे बात की।